नमस्कार दोस्तों। रियल और फेक कॉन्फिडेंस के बीच में एक थिन लाइन है जो किस पर डिपेंड करती है। एक सिंपल सी बात पर, प्रैक्टिस। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बैक करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट ऑफ प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर, वो जूझना उस प्रोसेस से, देन डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस विल बी रियल. Otherwise, you have to keep fake confidence to survive, to sustain in this world. और ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो फेक कॉन्फिडेंस है, इसका मतलब वो डगमगाएगा और कभी ना कभी आप उस रास्ते से डिविएट होकर फिर उस जगह जाने की कोशिश करेंगे जहां आप कंफर्टेबल फील करते हैं. एंड फॉर दैट पॉइंट टुडे विल टेक वन मोर प्रैक्टिस सेशन फॉर वेक्टर्स. And through this session, we'll enter into the motion in a planes part where the vector will be directly utilized. For example, position vector, displacement vector, velocity vector, acceleration vector, whether it is average or instantaneous. So इससे पिछली वाली क्लास में अपन ने बात की, कुछ क्वेश्चंस की, अपन ने कुछ सवाल लगाए, थोड़ा डिफिकल्टी हमने बढ़ाया. उन सवालों के बारे में कुछ हमने सोचने की कोशिश की कि पॉलीगन लॉ हम डायरेक्टली अगर अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, चलिए दो वेक्टर ही ऐड कर रहे हैं, बट उसका यूटिलाइजेशन यहां पर समझा. मैं नहीं कह रहा कि आपको कोई ऐसा पॉलीगन बना के इस तरह की चित्रकारी करने को कहेगा कि हर ओर खींचें तो नेट फोर्स 0, बट कहीं ना कहीं एक सेंस जनरेट हुआ कि अगर सिमेट्रिकल, मतलब आपका जो फोर्सेस का प्लेसमेंट है सिमेट्रिक तरीके से, वो सिमेट्रिक पर्टिकुलर नेट 0 क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे हम वेक्टर्स को, इतने सारे वेक्टर्स होने पर कैसे हम अपने दिमाग को शांत रख के वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें बाय यूटिलाइजिंग अ सिमेट्री. सी, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन एंड देयर आर मेनी थिंग्स इन दैट क्वेश्चन, इसका मतलब कुछ ना कुछ सिमेट्री होगी, कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ होगा जो रिपीट हो रहा होगा, रिपीटेशन फॉलो कर रहा होगा. जैसे अभी मान लीजिए हम जाएंगे एक चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालेंगे. अब उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो हो सकता है कुछ हमसे रह जाए, तो उसका एक सिमेट्रिक तरीका होगा उसको सोचने का. तो वो थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना था इस क्वेश्चन के माध्यम से. फिर इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए. फिर देखिए, एक एक्चुअल क्वेश्चन लगाया मोशन को लेकर, जहां हमने लिटरली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 वेक्टर R1 वेक्टर मानकर लिखा नहीं, बस लिख भर नहीं दिया. वहां पर हमने उस पर्टिकुलर डेटा को किस तरह से, वेलोसिटी को कैसे, फंक्शन को लिखा, कैसे मैग्नीट्यूड निकाला, कैसे डायरेक्शन पता किया, एवरेज कैसे निकाला, चेंज कैसे निकाला, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये कैसे किया, ये इस एग्जांपल के थ्रू समझा. ठीक है, तो अगर आप आज का लेक्चर बीच में पूरा कागज आ रहा है, बार बार तकलीफ दे रहा है, बट कोई नहीं. तो यहां ये फिर एक क्वेश्चन अपने ने उठाया, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल था यहां पर. आई को आई से, जे को जे से, कैसे हमने एक ही गिवन इक्वेशन को स्प्लिट किया दो डायरेक्शन में और फिर हमारे अननोन को निकाला, ये अपन ने समझा. क्वेश्चन अच्छा था ये भी, और ये भाई साहब मजा आ गया, प्यारा सवाल. इसमें मैंने आपको 8th वाला जो पार्ट है, यानी 8th टर्न पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस है व्हेन द पार्टिकल इज एट 8th टर्न, वो निकालने के लिए होमवर्क दिया था. देखिए, मैंने आपके साथ 3rd डिस्कस किया थरोली, उसके बाद में मतलब जो हमने पॉइंट लिया 6th वाला डिस्कस किया. 6th वाले में पार्टिकल घूम घाम कर वहीं पर आ जा रहा था, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था. लेकिन जो उसका डिस्टेंस था वो पूरा हेक्सागन का लिया था हमने, 500 × 6, है ना. तो ये पहले अपन ने ये पूरा डिस्कस, और इसको एकदम बढ़िया थरोली डिस्कस किया भैया. मैंने आपको बोला कि हमारे पास दो तरीके हैं, आइदर आई resolve these vectors into the xy system, Cartesian coordinate system as ij, और फिर उनको मैं ऐड करूं लास्ट वाले का जो भी मैग्नीट, मतलब जो भी मुझे xi + yj के फॉर्म में जो भी मिले, उसका √x² + y² करके मैं अपना, ठीक है, चिल जिंदगी बनाऊं. तो ये जो पर्टिकुलर डिस्कशन अपन ने किया, अब इसमें 8th टर्न आपके लिए होमवर्क था, बहुत मुश्किल नहीं है. ठीक है, मैं चाहो तो आपको याद भी दिला दूं, मैंने लास्ट में इसमें हिंट भी दिया था, और मैं इसको तभी डिस्कस करूंगा व्हेन आई गेट अ कमेंट दैट यस समबडी हैज टेकन दैट मच लोड कि वो इस सवाल को लगा रहा है, यानी मैं वहां तक आप तक पहुंच गया हूं आपके साथ. ठीक है, बिकॉज विल टेक होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स, जस्ट हैव पेशेंस. फर्स्ट आई विल टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सो दैट जिनका भी एग्जाम नजदीक आ गया है वो उन चैप्टर्स से अच्छे से थरोली उनके बारे में जान सकें.
एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट आई विल क्रॉप द पार्ट्स विच इज जस्ट लाइक मोटिवेशन या कोई मतलब जो कोई थॉट प्रोसेस में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लाइक दिस वन विल बी क्रॉप्ड सो दैट अ क्रिस्प रिविजन ऑफ दैट चैप्टर इज गिवन टू यू। ठीक है, और अब मेरा फोकस वही है, मैं हर लेक्चर में आपसे मोटिवेशन, हर लेक्चर में कोई थॉट ये सब डिस्कस करने नहीं बैठ सकता, बिकॉज वी हैव अ होल सब्जेक्ट फिजिक्स टू डिस्कस। ओके, तो यहां पर 8th वाले स्टेप पर आप कमेंट करिएगा। मैंने हिंट दिया था कि कैसे वो हम 7th वाला ये जो पॉइंट है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और कैसे बाइसेक्टर की तरह एक्ट करेगा 60-60 डिग्री पर। फिर एक ये मतलब आपका ये डायमेंशन निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए और ट्वाइस कर दीजिए, मतलब ट्वाइस मतलब कोई एक निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिए और इंटू 2 करके 2x आपका आंसर। और डिस्टेंस निकालना तो सिंपल है भैया, 500 500 500 जोड़ते रहो, मतलब जिस स्टेप पे है, स्टार्टिंग स्टेप ये वाला था, यहां से शुरू करिए, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, डिस्टेंस निकाल लीजिए 4000 शायद, हाँ देख लेना। चलो इसके बाद एक तो सवाल हम आपको होमवर्क दिए थे और कहे थे कि आज से हम एकदम क्रिटिकल जो है वो मोशन वाली बात ही कर रहे हैं, वेक्टर को एज ए टूल यूटिलाइज करके। ये अपना आज का पूरा डिस्कशन है। और आखिरी में अपने उठाएंगे एडिशन एंड वेक्टर, जो आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अरे बहुत सिंपल टॉपिक है ये एकदम आसान सी चीज है और ये आप कर चुके हैं, लेकिन लास्ट में बताना इसलिए सही रहता है कि बीच में मैं इसके लिए पूरा माहौल बनाऊं, फिर आई को आई से, जे को जे से इक्वेशन लिखवाऊं, फिर अननोन निकालने के लिए एक मतलब आई के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए आपका एलएचएस आरएचएस में, फिर जे के कोएफिशिएंट को, मैं ये सब कराता फिर बैठ के। मैंने कहा छोड़ो बे, ढंग के क्वेश्चन उठाते हैं उसको और वही सेम बात वहां उसको तोड़ तोड़ कर दे देते हैं, लास्ट में बोल देंगे एक छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट नहीं लगेगा हमको बताने में। आज का इतना ही फोकस है बस, एंड द मोमेंट विल कंप्लीट दिस विल बी डन विद द मैथमेटिकल टूल पार्ट एंड अप्लाइंग इट इन द गिवन सिचुएशंस। फिर अपना चैप्टर क्रक्स में घुस जाएंगे एकदम टिपिकल। चलिए अब यहां पे दिया है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 मीटर, reaches the edge P, then cycles along the circumference and return to the center along QO, okay, Q here as shown in the following figure. If the round trip takes 10 seconds, okay, what is the net displacement, average velocity, average speed? भाई साहब बहुत कुछ चाहिए, क्या पता जल्दी हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले शुरू कहां से किया भाई ने, सेंटर से शुरू किया। ठीक है, ये कैसा रंग है, रुकिए, सेंटर से शुरू किया सबसे पहले उसने। ठीक है, और सेंटर से फिर कहां गया, ओ से कहां गया, रीचेस कहां गया, हाँ पी पर पहुंच गया। फिर सरकमफ्रेंस के अलोंग ट्रैवल किया और फिर से कहां पर आ गया, सेंटर पर। यानी भैया नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन इज सेम, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। बात करें एवरेज वेलोसिटी की तो वो भी 0, क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है। और अगर किसी ने डिफाइन नहीं किया है टाइम इंटरवल, तो आप गिवन टाइम इंटरवल यानी कंप्लीट जर्नी की बात कर लीजिए। अब अगर वो ओ से जाकर पी पर जाता, मतलब ओ से पी पर जाता, फिर पी से क्यू पर जाकर रुक जाता, तो मैं नहीं कहता ऐसा, क्योंकि मतलब उस जर्नी की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करता मैं। ठीक है, देन एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट। अच्छा, एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट है वो निकालना है। क्या जो साइकिल का एवरेज स्पीड है वो 0 होगा? सर हाँ, वो भी 0 होगा, क्योंकि हमें पता है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है। और मैग्नीट्यूड किसका लेंगे? वेलोसिटी का, बिकॉज इट कैन बी नेगेटिव। सो इंस्टेंटेनियस पे ये चर्चा अच्छी लगती है। एवरेज पे अगर कोई बोल रहा है तो उसकी टांगे संभाल के रखें और उसको बताएं कि ऐसा नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट क्या होगा? तो सबसे पहले डिमांड करिए एवरेज स्पीड में डिस्टेंस की, और जब भी सिमरन पलटती है तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आर नॉट सेम। द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल बी लेस देन इक्वल टू एवरेज स्पीड। जनरल केस, पलट जाना इज लेस, यानी इस केस में कम होना चाहिए। अच्छा, एक तो 0 है, गायबा हो गया है, दूसरा होगा भैया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले O से P, रेडियस की वैल्यू दी है 1 मीटर, ठीक है। फिर P से Q गया। सर Q कैसे निकालें? सिंपल, सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई इंटू 1, और 1/4 यानी 2 पाई बाय 4, प्लस Q से O रेडियस यानी 1। और ध्यान दीजिएगा अपना फाइनल आंसर एलसीएम ले लें 4, ये 2, 8 प्लस 2 पाई, ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, समझे भैया?
अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम जो है उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक, मतलब बाय 40 आएगा। चाहें तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और जो अपनी यूनिट्स होंगी एसआई है सब कुछ, मीटर, ठीक, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और अभी जो हमने डिस्कस किया एक सिंपल सा सवाल, देखिए हो सकता है सवाल दिखने में डरावना लगे बट सॉल्यूशन आसान हो, और हो सकता है सवाल दिखने में आसान लगे और सॉल्यूशन एकदम बवाल हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाया ही वैसे गया है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर कुछ तो भेजा लेके बैठा होगा, और एक नहीं कई होते हैं, कई लोगों के सवालों का मिश्रण है वो, साल भर का सोचना है किसी का। तो आप थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो वाली बुक बढ़िया बोली थी वही लगाने, वही उसी से क्वेश्चन आया, सर के लेक्चर से क्वेश्चन आया। अरे चलिए, अब है अ पर्सन वॉक्स इन अ प्लेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। बहुत ज्यादा चल रहा है, लगता है घर से खाना खा के निकला है, आज पचा के मानेगा। कह रहा है 5 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर ईस्ट, 2 किलोमीटर साउथ, 4 किलोमीटर वेस्ट, 6, ऐसा ऐसा लग रहा है ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, एक पनीर पसंद, मतलब चलिए। तो जो मोशन यहां पे हो रहा है पहले उसको अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लें, अगर नजर आएगा, नहीं मन नहीं मानेगा फिर हमारा, ठीक है। अगर आपको नजर ही ना आए सवाल हर मोमेंट पर तो क्या फायदा पढ़ाने का। देखिए सबसे पहले ये बनाया कन्वेंशन, कन्वेंशन में ऐसा करेंगे आप पीछे वाले पे बना लें, नहीं, तो दोनों मैच होगा ना जब डेटा टू डेटा, तब मजा आएगा। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये और ये, बहुत बढ़िया, इतने में चल जाएगा काम। थोड़ा मुंडी के पीछे जा रहा है लेकिन वो मिटा ही देते हैं ताकि यूज ही ना करें उसको, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो पार्टिकल है कैसे जा रहा है, मूवमेंट देखिएगा उसका। पहले गया 5 किलोमीटर, अच्छा सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पार्टिकल को सेंटर पे खड़ा कर दो, ये रहा पार्टिकल, सेंटर पे खड़ा कर दो। सबसे पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ, चलिए 5 किलोमीटर नॉर्थ गए, ठीक है, 5 किलोमीटर नॉर्थ गए, और ये रहा 5 किलोमीटर, ठीक, 5, हमें पता है सब किलोमीटर में है तो यूनिट की चिंता नहीं करते, लास्ट में किलोमीटर लगा देंगे, नहीं तो अभी वही लिखने में जगह भर जाएगी। 5, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट, फिर 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर ईस्ट, बहुत बढ़िया भैया। उसके बाद 2 किलोमीटर साउथ, उसके बाद 2 किलोमीटर साउथ, 2 किलोमीटर साउथ, उसके बाद 4 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, उसके बाद कहां जा रहा है, वेस्ट जा रहा है ना, ठीक है, 4 किलोमीटर वेस्ट, थोड़ा सा ही ज्यादा बनाना चाहिए था वैसे बाहर निकलने पे। 5 नीचे है ना, उसको बेचारे को अरे क्या हो जाता है भाई, बीच बीच में डरावना एकदम, ठीक, चलिए ये 5 गो है। कितना पीछे आया है, वो वाले पॉइंट से 2 मीटर चलने के बाद कितना, 4 किलोमीटर वेस्ट में, यानी ये जो पूरा डायमेंशन है ये 4 किलोमीटर है भैया। अच्छा, फिर 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी 45 डिग्री नॉर्थ पर, मतलब बाइसेक्टर पर भेजना है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, वो तो पता ही है, इसकी बात कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां वो पार्टिकल खड़ा है, मैं नॉर्थ ईस्ट की लाइन थोड़ा किससे बनाऊं, येलो कलर से बनाऊं कि लाल से बनाते हैं, चलो उस पर ध्यान देना अलग से। वो जिस पॉइंट पर खड़ा है वो ये वाला पॉइंट है। अब यहां से उसको कहां जाना है, नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री, यानी आप तो रेफरेंशियली ये मानिए कि ये रहा नॉर्थ और ये रहा ईस्ट, इस पर 45 डिग्री, मतलब ये रहा अपना। और कितना चलेगा भैया, 6 किलोमीटर, तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए वैसे, अब वो कट जाएगा आगे का पॉइंट, इसलिए यहीं तक रखते हैं, ये 6 किलोमीटर, और थोड़ा और आगे जाएगा वो, क्योंकि आप देखिए ना, मैं आई एम मतलब डिस्कसिंग एवरीथिंग टू स्केल। वो 5 3 2 4 लगना चाहिए तो सेंस बनेगा मोशन का। अच्छा सर, ये जो आपने किया, अब इसमें हमारे पास इनिशियल पॉइंट तो यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पॉइंट यहां पर है और फाइनल पॉइंट यहां पर है। हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो हले मतलब हले नहीं हरे, हल तो चलेंगे और निकलेगा हमारा बहुत बढ़िया कंटेंट। जो सेंटर हमने माना है, जहां से रेफरेंस लिया था, साउथ आप लोगों को दिख रहा है, नहीं मतलब है दूर, वैसे दिखेगा वो भी, लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला साउथ आपको दिख रहा है कि नहीं, बिकॉज
वी ऑल आर वन। और जब सब एक हैं तो दिखना ना दिखना कंडीशनल नहीं होना चाहिए, एंड इट इज एप्लीकेबल टू बोथ द पार्टीज, वाइस वर्सा। चलिए, तो साउथ, ये वाला डायरेक्शन साउथ है जो हमारे मुंडी के जस्ट पास आपको हल्का सा झलक जिसकी मिल रही है। अब वो हरे कलर का जो हमने वेक्टर बनाया है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हम उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहां पर कैलकुलेट इस तरह से बनाकर करें? सर चलना उसका इतना डरावना नहीं लगा जितना अब उस फिगर में बना हरा रंग दिख रहा है। देखिए, दिक्कत तो उससे भी नहीं आएगी। वी कैन फॉर्म डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड वी कैन सॉल्व इट। हम एक एक डायमेंशन को यहां पर निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के और वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आई एम सेइंग दैट इट्स मच बेटर टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सिचुएशन विच आर divided into various parts by just assigning or taking components based on the Cartesian coordinate system। यानी पहले तो मैं उस हरे रंग को यहीं छोड़ देता हूं खाली डराने के लिए, और जो हमने मोशन बनाया है मैं एक एक करके हाईलाइट करूंगा और उस वेक्टर को लिखता जाऊंगा। तो मेरे साथ बिल्कुल एकदम अपना बनाए रखिएगा, ठीक है? साइकोलॉजिकली मच मोर इंपॉर्टेंट। अब यहां आप नोटिस करिए, ये जो ईस्ट डायरेक्शन है इसको हम आई कैप कह देते हैं, और जो वर्टिकल है यानी नॉर्थ डायरेक्शन उसको हम जे कैप कह देते हैं, साउथ वाले को माइनस जे कह देते हैं। चलिए, वो बढ़िया दिख रहा है। और ये माइनस आई कैप वेस्ट को कह देते हैं। कन्वेंशन, सबसे पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है? 5 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब ये रहा। तो थोड़ा रंगाया कि नहीं? हाँ, रंगाया। चलिए, तो जो 5 किलोमीटर नॉर्थ गया यानी उसका वेक्टर बना दीजिए 5 जे कैप। उसके बाद 3 किलोमीटर ईस्ट गया यानी ईस्ट डायरेक्शन आई कैप था यानी 3 आई कैप और प्लस में लिखेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर कहां गए हैं बाबूजी? 2 किलोमीटर गए हैं साउथ में यानी 2 इंटू माइनस जे विच विल बिकम माइनस 2 जे। साउथ में गया ना, 2 किलोमीटर नीचे है, माइनस 2 जे। फिर 4 किलोमीटर वेस्ट में गया और वेस्ट वाले को डिफाइन करेंगे कितना? 4 तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन माइनस आई यानी वेक्टर होगा -4i। सर 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री पर है, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर ये है, दिस इज द वेक्टर, एंड ये है हॉरिजॉन्टल, इससे एंगल है 45 डिग्री, इस और एक ही ये आई है, ये जे है, और मैग्नीट्यूड कितना है? 6 गो। तो अगर वेक्टर को रिजॉल्व करें तो 6 cos 45, सर कॉस नहीं डेल्टा लग रहा है, रुकिए, cos 45 प्लस 6 sin 45। cos 45 1/√2 6/√2, ये भी होगा 6/√2। लेकिन ध्यान दीजिए, इनको जोड़ मत दीजिएगा खुशी खुशी, आई कैप और जे कैप, यानी ये हमारा वेक्टर है रिजॉल्व करने के बाद, ठीक है? अब हमारे पास सारे वेक्टर्स हैं यहां पर, ठीक है? अब मैं चाहूंगा इसको थोड़ा जूम आउट करना ताकि मैं उसका फाइनल सॉल्यूशन आपको दिखा सकूं, और बाकी चर्चा मैं आपके सामने कर चुका हूं। तो मैं वेक्टर्स, अच्छा मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर हमें कैसे पता कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सारे सब्सिक्वेंट जो आपके डिस्प्लेसमेंट हैं उनको जोड़ने से मिलेगा? ये हमें कैसे पता कि सारे हम वेक्टर्स को उठाकर जोड़ दें? भाई साहब, अभी भी अगर ये बोल रहे हैं आप तो हम देखिए, हम आपको मतलब अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अलाउ नहीं करता है, नहीं तो मन तो है। तो देखिए, ये जो है S1 डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां गया S2 डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां गया S3 डिस्प्लेसमेंट। अब हमको चाहिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट, इसी को पॉलीगन लॉ कहते हैं, नाम डरावना है, तेल लेने जाए, कंसेप्ट पे फोकस करिए। S1 वेक्टर, S2 वेक्टर, S3 वेक्टर। अच्छा जी, S1 वेक्टर को जोड़ेंगे S2 के साथ तो मिलेगा एक नया वेक्टर S4 वेक्टर, और ये S4 वेक्टर होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब S1 S2 अपने दिमाग से छोड़ दीजिए और एक गो वेक्टर यहां है, एक गो वेक्टर यहां है, एक गो वेक्टर यहां है, और नोटिस करिएगा ये है S4 वेक्टर, ये है S3 वेक्टर, और ये है S वेक्टर जो हमें चाहिए। तो आपको नहीं लगता S वेक्टर फिर से, सर ये क्या कर रहे हो आप, खुद ही खेले जा रहे हो, enjoying yourself? No, I am telling you that वेक्टर एडिशन सब्सिक्वेंट तरीके से ही होता है दुद्दू। और यहां पर क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेक्टर हैं इसीलिए हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखा है क्योंकि कई बार बात हो चुकी। तो S वेक्टर विल बी S4 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, और ध्यान दीजिएगा व्हाट इज S4 वेक्टर? तो S4 वेक्टर है S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, तो ये है अपना S वेक्टर। क्या तीनों को जोड़ने से मिला? बिल्कुल सरकार, और अभी भी जोड़ने से मिलेगा, यस। तो
तो सबको जोड़ना शुरू करिए। 5j प्लस 3i माइनस 2j माइनस 4i प्लस 6/√2i प्लस 6/√2j। थोड़ा हमरा मुंडी खाया, लेकिन हम आपको वो भी दिखाएगा। ओ सरप्राइज, 6/√2j कैप। गॉट इट। अब सब j को j को j से, i को i से, एक j ज्यादा हो गया। देखिए j और सॉरी और j, इन सबको उठाइए और ऐड कर दीजिए। तो 5 में से 2 गया 3, बचेगा 3 प्लस 6/√2j कोएफिशिएंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है आई कैप, उसमें देखिएगा x जो आपका आई कैप वाला है 3 में से 4 गया -1 और बचा 6/√2, यानी 6/√2 -1 आई कैप। ये अपना पूरा वेक्टर है एस वेक्टर, एंड दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर इसके बाद क्या किया जाएगा बताइए। इस बार मुंडी तकलीफ इतना नहीं दी भैया, हम पहले ही कह दिए हैं, सफेद वाले जे में गोले थे और उसको इस्तेमाल करने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। चलिए, तो अब एस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हाउ वी कैन गो। ऐसा नहीं कि मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता नहीं सकता, बट ये सब टाइम पास अभी करने का मेरा मन नहीं है। हम √2 को 1.43 लिखकर 6/1.43 डिवाइड करके उसको रफली एक वैल्यू निकालेंगे। 4 के आसपास, अगर 1.5 होता तो 4 के आसपास आता। अब 1.5 से थोड़ा कम है तो 4 से थोड़ा ज्यादा होगा, यानी 3 प्लस 4.2 मान लो 7.2, और दूसरा वाला फिर से वही 6/√2 मतलब 4.2 माइनस 1 3.2 समथिंग। तो रफली ये मान लीजिए 7.2 और ये मान लीजिए 3.2, और अरे क्या हो गया, रुकिएगा भैया। हाँ, तो आपको नहीं नजर आता, वो विंडो ओपन हो गई थी। विंडो अगर घर की ओपन हो तो हवा बढ़िया आएगी, लेकिन विंडो अगर बिना बात के यहां पर ओपन हो जाए तो मजा नहीं आता। चलिए, तो अगर ये वेक्टर है एस वेक्टर और ये एक्स आई, सॉरी अपन ने कैसे लिख दिया, जे लिखा ना, कोई बात नहीं, अब तो बात तो खत्म है, मतलब सीक्वेंस समझिएगा और इससे डायरेक्ट मत लिंक कर देना। मैंने पहले जे लिखा है बाद में आई लिखा है, डजंट मैटर, ठीक है। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी काम चलो इसको मान लो ऐसा करें, एस वेक्टर को हम लिखते हैं 7.2 जे कैप प्लस 3.2 आई कैप, और हम देखिएगा हम रफली किया है, ओरली कैलकुलेट नहीं किया हम लिख के। और वैसा भी ऐसा कोई क्वेश्चन इस तरह का वैल्यूज लेके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं देता, बिकॉज पर्पस वहां पर आपको 6/√2 डिवाइड करवाना नहीं है, पर्पस आपके साथ वहां पर क्वेश्चन को डील करवाना है प्रॉपर तरीके से, कंसेप्ट। ठीक है, चलिए हमने निकाल लिया, मान लीजिए ये वेक्टर है, और इसको पहले तो जनरल नोटेशन जो हमारा होता है उसी में लिख देते हैं, 3.2 आई कैप और 7.2। अब मैं फिर से कह रहा हूं भाई रफली है ये, आप कहिए, मैं मतलब हो सकता है कि ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो थोड़ी कम हो, मुझे मतलब क्योंकि 6.√2 मैंने 1.43 और मैंने 1.5 मानकर सोचा कि अगर 6/1.5 करते तो कितना होता, 1 मतलब 6/1.5 तो 4 आता। अब 1 जो डिनोमिनेटर है वो 1.5 से थोड़ा सा छोटू हो गया, यानी हमारा पूरा आंसर उस 4 वैल्यू से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 7 से ऊपर आएगा, हमने मान लिया 7.2 रफली मान लीजिए। अब पर्पस क्या है, मैं पहले इस वेक्टर को ले जाता हूं, इस वेक्टर को, और यहां लिख देता हूं, कितना था खुद ही भूल गया पलटने पे, कि आई डोंट बिलीव इन मेमोराइजेशन। 3.2 आई प्लस 7.2 जे, ये है अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए ये और जे, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर हमें बाकी सब ठीक है, पिछला काम जो भी अपन ने था अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मजा आया, देखते हैं। बट क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। अरे सर आप तो इतना टाइम पास किए, वेक्टर वेक्टर पूछा ही नहीं है। दूसरा है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी के लिए निकाले हैं। और भैया को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, भैया को डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन कैसे देंगे और क्या तरीका है, एंगल, ये बता चुके हैं हम आपको। और अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, यानी दैट डायरेक्शन विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आईजे सवाल ने दिया है कि तुमने माना है, ऑब्वियसली। तो जब हमने खुद मान के आईजे मानकर यहां सवाल को किया है, तो हम क्वेश्चन में थोड़ी लिख देंगे कि आई प्लस जे ये है अपना आंसर। अरे
गाली गलौज पे उतर आएगा एग्जामिनर, समझिएगा इसको भैया, ठीक। तो यहां हमें डायरेक्शन जो देना है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, क्योंकि उसने वैसे दिया है तो हम एंगल के रिस्पेक्ट में देंगे। याद है वो कल वाला 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये सब किया था अपन ने, ठीक है। मतलब सेंस बने वही डायरेक्शन था, अभी मैं खाली बात बोल रहा हूं। तो मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना। अच्छा जी, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? उसके लिए 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 6 20। सर ये क्या किया है? अरे डिस्टेंस है भाई। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर। किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन व्हाट यू शुड डू, ऐड। तुम्हारी गाड़ी में ओडोमीटर क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस? सर वो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो गाड़ी घुमाइए, घर लाके वापस रख दीजिए, कोई फ्यूल नहीं जलना चाहिए, वो डिस्टेंस शो करता है, बिकॉज उसकी रीडिंग भी चेंज होती है। और ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने पर रीडिंग मैनेज की जा सकती है, तो मेक श्योर यू लुक आउट फॉर इट। चलिए, तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया। और अब क्योंकि वो फ्री वेक्टर है भैया, वो भी फ्री वेक्टर है, वो भी तमनवरा है, तो उसको उठा के लाओ और इसी पॉइंट पर को इनिशियल बना दो। एंड दैट पर्टिकुलर वेक्टर व्हेन इट इज ड्रॉन, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस फाइनल। और ध्यान दीजिए, इसका मान लीजिए, अब सर आपको कैसे पता कि ये डायरेक्शन आया? सर हाँ, कैसे पता, बोलिए क्या तरीका होना चाहिए? इस पर्टिकुलर पॉइंट को सोचने का क्या तरीका होना चाहिए कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा कैसे आया? सर वहां पे तो आपने इधर भेजा, इधर भेजा, इधर भेजा, मतलब इधर भेजा और फिर इधर भेजा। अरे मुझे क्या मतलब भाई, जब मैंने सबको रिजॉल्व कर दिया, जब मैंने सबको जोड़ दिया, तो मुझे फाइनल वेक्टर मिल गया। मुझे क्या मतलब उस रास्ते से? अब मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट में आई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, जे का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एंड इफ द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, दैट मींस दैट वेक्टर इज डायरेक्टेड इन दैट प्लेन वेयर इट इज +i and +j, +i and +j, द वेक्टर इज डायरेक्टेड इन दैट डायरेक्शन। और अपने पास कोएफिशिएंट है, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उठाइए और √3.2 का स्क्वायर + 7.2 का स्क्वायर ये कर दीजिए, ये मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वही उसका x कंपोनेंट है, यानी उसकी x परछाई है। और यहां अगर आप ड्रॉप कर दीजिए तो ये उसका y परछाई यानी y कंपोनेंट है। और आप नोटिस करिएगा, हमारे पास y कंपोनेंट 7.2 है और x कंपोनेंट 3.2 है। क्या हमने लिखते टाइम उल्टा कर दिया उनको? क्योंकि स्क्रीन हमारी बड़ी है, वो कर दी थी हमने, जूम कर दी थी। हाँ, मतलब हमने पलट दिया है, लिखने पे हमने पलट दिया है, ठीक है। तो हमारा जो वेक्टर मिला, अब खाली इसी बात फोकस करिए, पिछला हो गया, काम खत्म, वो खत्म। और वैसे भी आपका पर्पस कैलकुलेशन थोड़ी सिखा रहा हूं कि एक के बाद एक नंबर कैसे जोड़ते हैं, पर्पस ये है उस कंसेप्ट को यूज करना। अच्छा सर, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 7.2 y कंपोनेंट, y परछाई, और हॉरिजॉन्टल 3.2 x परछाई। सर इसमें tan अल्फा हम निकाल लेंगे, तो बताइए सर, tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अल्फा जो होगा उसको tan इनवर्स 7.2 अपॉन 3.2 में लिखकर छोड़ दो, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन दिस फॉर्म। क्योंकि हम हर एंगल याद करके थोड़ी बैठे कि रफली आपको एक तो वैल्यू बता के देंगे कि देखिए इतना ना आएगा, समझे मेरा बात? और ये सिर्फ एक रफ, मतलब कहीं ना कहीं एक रफ सेंस जनरेट करने के लिए, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक रीच करती, तो हर एंगल थोड़ी याद करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन यही है, नहीं तो क्वेश्चन पहले से ऊपर लिख के देगा कि tan इनवर्स ये जो 7.2/3.2, ठीक है, 2 से थोड़ा ऊपर आएगा, लेकिन इनवर्स फॉर्म में कितना है ना। तो किस तरीके से हमने डायरेक्शन निकाला, किस तरह से हमने गिवन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स को वेक्टर कंपोनेंट में लिखा, ऐड किया, फाइनल। क्या ये हम यहीं पे कर रहे हैं सीधा? क्या दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी आर डूइंग दिस? नो, वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस पॉइंट। वेयर, कहां किए हैं? याद है आप लोगों को? एक तो हम चीज सिखाए थे वेक्टर रिजोल्यूशन, फिर हम बताए थे वेक्टर ऐड कैसे करते हैं, फिर हम एक सवाल लगवाए थे कि भैया, मतलब एक नहीं 2-3 लगवाए थे। और ऐसा नहीं कि वो 2-3 मतलब 2-3 ही है, डेप्थ में जाकर अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं वो रिजॉल्व भी करवा रहे हैं, वो लिखना भी सिखा रहे हैं, वो 2D वेक्टर भी समझा रहे हैं,
वो प्लेन भी बता रहे हैं, कंपोनेंट लेने में प्लस आई प्लस जे या माइनस आई माइनस जे में लेना है या प्लस जे माइनस आई में, मतलब कौन सा प्लेन में है कैसे पता चलता है? वेक्टर को देख के। अगर ये वेक्टर -3.2 आई प्लस 7.2 जे होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं माइनस एक्स और प्लस वाई में जाता, ये नहीं, अरे वही मेरा सिस्टम है। अच्छा ठीक है सर, चलो अब आंसर लिखते हैं, जो अपना डायरेक्शन का आंसर लिख दें सर। हाँ लिखते हैं चलो। तो अल्फा इज द एंगल, अल्फा एंगल है, वो वैल्यू अपने को नहीं पता, मान लो 30 डिग्री होता, मान लो है नहीं, मान लो 30 डिग्री होता, क्या लिखते? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कहा लिखे हैं नीले रंग से, जस्ट मुंडी के ऊपर देखिए, अल्फा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बेसिस कौन है? ईस्ट, जाना किधर है? नॉर्थ, यानी पहले ईस्ट पे खड़े हो जाइए और फिर अल्फा एंगल घुमा दीजिए, और किस तरफ घुमाना है? नॉर्थ की तरफ। अरे क्योंकि यहां से तो इधर भी घुमा सकते थे ना, साउथ की तरफ, तो कैसे पता चलेगा? ये लिखा, और ये बता चुका हूं कल के लेक्चर में, इतना डेप्थ में जाकर, इतना हर एक छोटी छोटी चीज को तोड़कर मैं आपको समझा रहा हूं, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड एज अ टीचर ऑल्सो एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, आई कैन अंडरस्टैंड वन थिंग, कि जब आप 10वीं से 11वीं कक्षा में आए होंगे तो फिजिक्स एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब्रप्ट लीप एंड बाउंस चेंज होता है, अब्रप्ट, और ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सा हल्का सा ऐसा स्वाद अनुसार, ठीक है, अलग अलग जगह मिर्ची लगे उस तरह का लीप, एकदम मतलब अचानक से मारता है ये सब्जेक्ट। अब है करिकुलम भैया, क्या करें, ठीक है। तो उस सब्जेक्ट को इतना तोड़कर, चाहे आपके मन में किसी भी पॉइंट ऑफ, मतलब किसी भी पॉइंट पर आपके लिए कंसर्न जनरेट हो रहा हो, वो नहीं होने देंगे, ठीक है, इतना तोड़ेंगे। तो जब किसी चैप्टर में आप मेरे साथ बने हैं तो काफी टाइम तक बने रहिए, पूरे चैप्टर तक बने रहिए, और एक बार फील करिए कि आपको क्या महसूस हो रहा है, इस तरह से उस चैप्टर को सोचकर, इन बातों को उस तरह से सोचकर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल। अ मैन मूव्स 20 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर ईस्ट, देन 10 रूट टू साउथ वेस्ट, हिज डिस्प्लेसमेंट इज। सर यहां पर हमें तो ये तो बताया ही नहीं कि डायरेक्शन निकाले, एक का लाइन है और वो भी आप एकदम अपने मुंडी के बहुत ऊपर एकदम ही पसरा दिए हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन का ही एक सब्सिक्वेंट पार्ट है, नॉट सब्सिक्वेंट, एक उसी को एज अ स्टेपिंग स्टोन मानता हुआ एक अगला पॉइंट है, जिसको हम चाहेंगे आज आपको फिर से होमवर्क दिया जाए। छोटा होमवर्क लिखने में मजा नहीं आया, ठीक, क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब अगर इस सवाल के अंदर मैं आपसे बात करूं तो क्या ये आपको नहीं लगता पिछले वाले से थोड़ा सा ये बेसिक हो गया? ठीक है, ठीक है, पिछले थोड़ा सा बेसिक हो गया ये। हाँ, अरे इस बार फिर वही करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानो, वेक्टर लिखो, रिजॉल्व करो, ऐड करो, फाइनल आंसर। सर इसमें पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट दे, मतलब वेक्टर बता दे? नहीं, इस बार आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, आपको डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों निकालना पड़ेगा। क्योंकि जब वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में तो 4 गो ऑप्शन दे दिया, तब आप अपने घर से क्या लाए हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उन 4 ऑप्शन में से जो देना है वही देना है। आप किसी भी फॉर्म में आंसर निकालें, डजंट मैटर, द ओनली वे यू विल गेट द मार्क्स ऑफ दैट क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव वे if you supply, if you produce that output which is required by the question, even though you know the chapter very well, you may be taking everything on your ego about that chapter, still होता है भाई ऐसा, कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जो आदमी एकदम डेप्थ में जाकर इस तरह समझ लेता है कि फिर उनसे इतना जुड़ाव हो जाता है कि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें से एक को सवाल या एक को पॉइंट अपने से ना बने तो दिमाग खराब हो जाता है और मन नहीं मानता है पेपर में आगे बढ़ने का। इनको बोलते हैं ईगो वाले सवाल, ईगो वाले चैप्टर्स, और सबके साथ होता है बिकॉज यू आर ह्यूमन बीइंग, मतलब वी आर ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो। तो हम ऑब्वियसली इस चीज को, मतलब आप देखिए इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं और मतलब मेरे लिए तो हर टॉपिक सेम होना चाहिए, सबका जो 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 क्वेश्चन पेपर डिमांड करे उस वेटेज पे मेरा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, खत्म बात। और मैं इंपॉर्टेंस क्यों रखूं, छोड़ो, मेरे लिए तो हर चैप्टर सेम है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे रोटेशन हो, चाहे फ्लूइड्स हो, चाहे वेव्स हो, चाहे रे ऑप्टिक्स हो। उसका सिंपल सा रीजन है,
Because if I'm going to differentiate the chapters and topics on the basis of difficulty level and importance, people do that. Importance of these chapters in NEET, it will get you 140. Arey, it will get you 140 marks. Do you really think about it like that way? मतलब ये सब्जेक्ट आपके लिए बोर्ड में भी नहीं हो पाएगा. नीट और जेई तो छोड़ ही दो इस तरह सोचकर, अगर कि ये हमने एनालाइज किया है, ये 5 चैप्टर पढ़ लेने से आपका, अरे तेल लेने जाए 5 चैप्टर इंटू 4 करिए, 20 मार्क्स मिलेगा, 140 नहीं. ये वाले चैप्टर, अरे 22-23 चैप्टर में से तुम 8 चैप्टर उठा के दोगे एंड यू आर थिंकिंग दैट होल पेपर विल बी मेड फ्रॉम दैट. यू आर, बेवकूफी है ये. ठीक है. सो अब हम जिस तरह के सवाल उठाएंगे उसके बीच में गैप लेना था मेरे को, इसलिए एक छोटा सा क्रिस्प ज्ञान, क्रिस्प, ठीक है, क्रिप्स नहीं, क्रिप्स, क्रिस्प, टंग ट्विस्टर. ओके, चलिए. ज्ञान इन द सेंस जो अब तक मैंने सीखा हर बच्चे से जिसने रैंक प्रोड्यूस की, उससे जो मैंने सीखा, मैंने यही सिंपल सी बात समझी. रैंक चाहे टॉप 1 हो, टॉप 100 में हो, टॉप 1000 में हो, टॉप 1 लाख में हो, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम. कोई बोले एडवांस में, ठीक है. इसलिए तो आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझना ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर बात को सिर्फ सेग्रीगेट करके उसी पे काम करते रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है. और इस बेवकूफी को हमें नहीं लेकर आगे बढ़ना है. तो अब हम वेक्टर के, बढ़ते आगे, यहां पर वेक्टर के उस एप्लीकेशन को लेंगे जिसके लिए हमने, याद है आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में वेक्टर जब शुरू किया था, स्टार्टिंग में करते हैं वैसे शुरू, ठीक है. तो जब हमने वेक्टर्स की बात, मतलब वो चर्चा जब अपने स्टार्ट की थी, तो वहां मैंने आपको वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी मतलब आपको बातें बताई थी कि पैरेलल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, फिर वेलोसिटी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ये बताया था. तो अब वो बात यहां पर डायरेक्टली यूज करते हैं. सवाल है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप प्लस 4k कैप वेयर t is in second and the coefficients have proper units for r vector to be in meter. The a vector of t यानी फंक्शन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड. अच्छा, फंक्शन नहीं चाहिए उसको, वैल्यू चाहिए. आई थॉट वहीं तक पूछ रहा है. चलिए, आगे भी है, आगे भी उसकी खुजली है. उसको 1 सेकंड पर एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए. ध्यान दीजिए, उसको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नहीं, उसको एक्सेलरेशन का वेक्टर चाहिए. मैं कह रहा हूं, मतलब लेट्स टेक दिस क्वेश्चन एज अ बेसिस टू इंट्रोड्यूस दोज पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इन द बिगिनिंग ऑफ द वेक्टर्स. पहले ही देख चुके हैं उसको. अब हम लिटरली क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करते हैं. सर, हमने जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, जब हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सेटल हो जाए, माइक वाइक का जो रिसीवर है उसको हटा दे, नहीं तो अपने ही हाथ से कुचल देंगे. ठीक है, क्या कुचलना सिर्फ पैर से होता है? तो अब यहां मुझे उन्होंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है. सर 2 मिनट के लिए चर्चा छोड़ते हैं. लेट्स से वी आर डीलिंग विद स्ट्रेट लाइन. अब स्ट्रेट लाइन में हमने एक तो चीज पढ़ा था, और वो चीज ये था कि अगर हमें पोजीशन दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, so differentiate it to get velocity, and that is instantaneous obviously. And if you differentiate that velocity again with respect to time, you obtain acceleration, and obviously as a function of time. But now जो हमारा पार्टिकल है वो प्लेन में मूव कर रहा है, ये बात हमारी हो चुकी. और जब पार्टिकल इस तरह से प्लेन में मूव करता है तो उसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एक सिंगल कोऑर्डिनेट से काम नहीं चलने वाला. You need 2 different coordinates to specify. And अगर मैं यहां से यहां तक ओरिजिन मानकर इसको r वेक्टर कह दूं, तो आप ये बात बहुत पहले ही जानते हैं कि वो xi प्लस yj. What is this? x component. What is this? y component. x परछाई, y परछाई. यानी अगर उस मोशन को, उस प्लेन के मोशन को मैं x और y में साइमल्टेनियसली तोड़ दूं, होगा एक ही मोशन. पार्टिकल नहीं टूट गया है. मैंने आपको फिर से याद दिला देता हूं. मैं मिरर माना था, यहां पर मिरर माना था, उस मिरर की कहानी सुनाई मैंने. तो अब अगर इस सवाल के अंदर हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं,
तो भैया पोजीशन वेक्टर जो है वो तो आर वेक्टर, और मैं नहीं कह रहा वहां क्या लिखा है, जस्ट मतलब नहीं देखना मुझे, मैं कह रहा हूं आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मुझे चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। सी मेरा एम तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, बट क्या मैं कभी भी एक्सेलरेशन वेक्टर पे डायरेक्टली पूछ सकता हूं कि सर हमें पता है डबल डिफरेंशियल होता है? अबे करोगे कैसे? डबल डिफरेंशियल का मीनिंग भी यही है दैट यू डिफरेंशिएटेड फॉर वंस देन यू अगेन डिफरेंशिएटेड टू गेट द नेक्स्ट। तो यानी आप इसको डायरेक्ट तो कूद नहीं सकते, डायरेक्ट कूद नहीं सकते, इसका मतलब यह है कि हमारी इच्छा एमा बीच में रुकने की नहीं है, सो हमको वेलोसिटी वेक्टर भी चाहिए होगा। अब वेलोसिटी वेक्टर अगर चाहिए, एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए, ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे और हमें मिलेगा डी आर बाई डी टी, विच इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर अटैच करते ही टाइम के साथ, और मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। सर वैसे ही अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर, ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस। जब भी डिफरेंशिएशन का नाम आता है, चर्चा आती है, जिक्र होता है, हमेशा बात इंस्टेंटेनियस है, एवरेज नहीं, और वैसे भी हम एवरेज बातें नहीं करते, ठीक है जी। चलिए, तो अब ये जो आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस पर्टिकुलर वेक्टर को इस तरह डिफरेंशिएट करना है। सर हम चलिए ठीक है, इतना तो समझ गए कि डिफरेंशियल वेक्टर लगा देंगे, तो यहां पर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कर दें, तो आप नोटिस करिए इसको जब मतलब आप इसको ओपन करेंगे तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। बहुत ज्यादा गंदा हो गया है यार, ठीक है चलो, वो कभी कभी होता है, भावनाएं इतनी प्रचंड हो जाती हैं कि आदमी मेन पर्पस मतलब जो है कंसेप्ट उसी पे चला जाता है। चलिए, तो dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप, यानी सर आई कैप को डिफरेंशिएट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, वो जस्ट एक कोएफिशिएंट है, एंड दैट इज टेलिंग यू ऑल द टाइम नेसेसरीली कि भैया तुम x में हो, x में हो, x में हो, बस। अगर आप चाहते तो इसको तोड़कर सिर्फ x की, y की और z की इंडिविजुअल बात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। काहे को ऐसा हो पा रहा है? एक बात है सिंपल कि सरकार, आप जब किसी मोशन को, किसी वेक्टर को, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच इज हैविंग द फोकस ऑफ डायरेक्शन, उसको जब आप रिजॉल्व करते हैं, अब कोई बोले प्रेशर, ऐसा उसको नहीं करते रिजॉल्व, ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जब आप उनको मतलब स्पेसिफिकली रिजॉल्व करते हैं, तो रिजॉल्व करने के बाद आप उनको इंडिविजुअली एक्स वाई जेड में लिख सकते थे। और मैं तो कह रहा हूं अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग यही था कि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, द 90 डिग्री बिटवीन देम वाज टेलिंग अस कि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मैं अगर यहां पर ये 3D प्लेन बना लूं जिसमें ये एक्स वाई और जेड है, ये 90 डिग्री पर, तो आप नोटिस करिए इसमें मेरा पर्पज ही यही था कि वाई एक्स, एक्स वाई, जेड एक्स, कुछ भी, कोई भी एक दूसरे को इंपैक्ट ना कर सके। यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का पर्पज है और यही मोशन का भी। लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसको इस तरह से एक ही वेक्टर में कर देते हैं। ठीक है सरकार, ये भी ठीक है कि नहीं भैया? बात तो ये भी ठीक है, इसमें क्या गलत कह रहा है कोई आदमी? अच्छा जी, अब अगर डिफरेंशिएट करना है तो सर आर वेक्टर यानी डायरेक्ट, क्या आप हमें वेलोसिटी वेक्टर लिख के बता देंगे? रुकिए, हम इसको ऐसा करते हैं, देखते हैं अगर ये कॉपी हो पाया, अगर ये कॉपी हो पाया तो मजा आ जाएगा। पूरा हुआ कॉपी कि किसी की मुंडी? हाँ सब आए भैया, सब आए। चलिए, तो आर वेक्टर है और पहुंचना कहां पर है भैया? पहुंचना है एक्सेलरेशन वेक्टर पर, रास्ता सीधा नहीं है, तो आइए लें टर्न। सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? आई छोड़ दीजिए, जे छोड़ दीजिए, के छोड़ दीजिए, उसका जो कोएफिशिएंट है 2t स्क्वायर, 3t और 4, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए इंडिविजुअली। जस्ट डोंट थिंक दे आर रिलेटेड, जस्ट जो आएगा लिख देने का। तो 2t स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, t स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2t, लिख दिया, और i को छेड़ना नहीं, प्लस 3t का डिफरेंशियल आएगा 3, 4 का डिफरेंशियल आएगा 0, यानी फाइनल वेक्टर आएगा 4t i कैप प्लस 3 j कैप। फिर मेरे कुछ सवाल हैं जो यहां पर आएंगे, ओरली मैं आपसे पूछूंगा। अभी क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर एक स्टेप और ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ओके, तो यहां पर अब हमें वहां पहुंचना है, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वेलोसिटी वेक्टर को। फिर से आई और जे और के गायब हो चुका, 3 का डिफरेंशियल 0, 4t का डिफरेंशियल 4, आंसर फाइनल 4 आई कैप। और नोटिस करिए यही आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है, यानी योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज 4i मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
योर एक्सेलरेशन वेक्टर इज 4i मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, हमें तो क्वेश्चन ने ये कहा था कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाहिए, कहां पुट करें t इक्वल टू 1? कहीं पुट ना करें, कहीं पुट ना करें उसको, ठीक है, उसको बस रखें और ये ध्यान दें कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज 4i यानी कांस्टेंट आ गया, उसका डायरेक्शन हमेशा प्लस x में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, यानी वो कांस्टेंट है। एंड when it is uniformly accelerated then it is time independent, हर समय यही रहेगा। चलिए अब कुछ सवाल बताइए, पोजीशन वेक्टर वेरिएबल है या कांस्टेंट? पोजीशन वेक्टर वेरिएबल है या कांस्टेंट? सर वो तो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। इफ द टाइम विल चेंज द पोजीशन वेक्टर विल चेंज। द एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स the coordinates of the head will change। और जब आप इस वेक्टर का टेल मान लीजिए यहीं रखें और हेड को आप हिलाते रहें इधर उधर इधर इधर, ये देखिए मूव कर रहे हैं इसको, ठीक है, तो यहां पर जो आपका आर वेक्टर है उसका जो फॉर्म होगा वो भी चेंज होता रहेगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम रख लो, लेकिन यहां पे वो भी नहीं होगा वैसे, क्योंकि आर वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा अंडर रूट 2t स्क्वायर आई का, सॉरी अरे 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 पाप हो जाता, अभी पाप हो जाता, बताइए 3t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सर वेक्टर तो वेरिएबल था ही, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल दिख रहा है क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है। इन सब बातों पे फोकस करना पड़ेगा। सर सवाल हो चुका, इसलिए मैं आज मेरा फोकस यही है, सवाल पहले कर दो फिर डेप्थ में जाके बात करेंगे ताकि फोकस रहे, ठीक है। बताइएगा दिस न्यू मेथड इज यू लाइकिंग और नॉट। तो आर वेक्टर इज 2t स्क्वायर प्लस 3t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है। सर वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? बिल्कुल वेरिएबल है, बिकॉज ध्यान से देखिए उसका एक्स कंपोनेंट वेरिएबल है, तो वेक्टर वेरिएबल हुआ। सर उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल वेरिएबल, सेम तरीके से लिख लो, मैग्नीट्यूड टाइम डिपेंडेंट आएगा। एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर कांस्टेंट है, बिकॉज वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अच्छा, पोजीशन एक्स वाई जेड तीनों में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी खाली आई और जे में चेंज हो रहा है, और एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ आई में है। चेंज तो हो ही नहीं रहा ना, चेंज तो हो ही नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे इस बात को बाउ लोग? ठीक, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल की और फिर उसको डेप्थ में जाकर उसके डिफरेंट पॉइंट्स को अपन ने समझा। चलिए लगाते हैं नेक्स्ट सवाल और मचा देंगे हम बवाल। एग्जाम्पल, अ पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद इट्स पोजीशन गिवन बाय एक्स ऑफ टी 2t वाई ऑफ टी 3t स्क्वायर। अबे ई का है, इससे पहले ऐसा तो कुछ नहीं था। व्हाट इज दिस? ओ, यानी एक्स और वाई में तोड़कर बात हो सकती है, यह पता चला। अगर मैं इसी वेक्टर को फिर से तुम्हारे सामने आर वेक्टर का नाम देके 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप कह दूं तो क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं, उसको अब ऐसे लिखा, यानी एक्स और वाई में इंडिविजुअली तोड़ लिया। और क्या अगर मैं एक्स और वाई इंडिविजुअली तोड़ लूं तो क्या मैं स्ट्रेट लाइन के सारे मेथड, सारे पॉइंट्स अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल खुशी खुशी अप्लाई कर सकता हूं। भले वो खुशी मेरे चेहरे पे दिखे ना, लेकिन अंदर है बहुत सारी, इसीलिए आई एम प्रफुल्लित, एंड दैट्स व्हाट लाइफ इज। ठीक है, चलिए, तो आर वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते थे जोड़ जाड़ के। तो ये 2t और ये जो 3t स्क्वायर अपन लोग लिखे हैं, एक तो चीज सोचिएगा, अगर हमें क्वेश्चन कह रहा है पहला पॉइंट फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t, तो सरकार आर वेक्टर को लिख दिए। चलिए ऐसा करते हैं, इस बार आर वेक्टर लिखते ही नहीं, वो तो मान लीजिए कि उससे कल कंपेयर करवाना था कि पिछला वो था, अब उसी को तोड़ के लिख दिया। सर ऐसा करते हैं, x जो है वो है 2t, x ऑफ t ही है, मतलब t का फंक्शन है, अब वो पूरा लिखने का नहीं मन है इसलिए ऐसे। तो x है 2t, y है 3t स्क्वायर, करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो मिलेगा vx। अरे ये क्या लिख दिया सर, vx? व्हाट इज दिस? vx इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। अरे व्हाट इज x? पोजीशन, पोजीशन x का। व्हाट इज y? पोजीशन y। तो जब डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी भी वही मिलेगा ना। अरे जाएंगे इधर तो इधर का वैल्यू थोड़ी मिलेगा भैया। तो जब इधर चलने को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर की वेलोसिटी मिली, इधर का एक्सेलरेशन मिलेगा, और ध्यान दीजिए वो आया 2। और जब हमने y को डिफरेंशिएट किया तो वी ऑब्टेन्ड vy, यानी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और वो आया 3t का 3 रहेगा, 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, और ये आएगा 6t। अरे पढ़ाना है इसलिए बोल रहे हैं भैया,
नहीं तो डायरेक्ट लिख देता 60। और वो आप भी जानते हैं, आप जब 2 4 5 10 क्लास प्रैक्टिस करके इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो सोचिए कब से कर रहे हैं। चलिए ये हो गया Vx और Vy, 2 और 60। अच्छा सर वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। इफ यू कैन एनालाइज दिस, आपका मन ये कह पा रहा है अपने आप से बातें करते वक्त, आप कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगे, पागलपन नहीं है, दिस इज गुड दैट यू आर टॉकिंग विद योर सेल्फ। अरे ये तो 2 है, कांस्टेंट है, आहा। और Vy है 60, यानी द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज टाइम डिपेंडेंट, इट विल चेंज विथ टाइम। सर दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, नहीं अभी रुक जाइए, उसने चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। सर वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे, सिंपल Vx i कैप प्लस Vy j कैप। भैया तुमने कंपोनेंट परछाई निकाल ली x और y में, अरे उसको साथ जोड़ दो i j, खत्म बात। और ये आ गया 2i प्लस 60 j कैप। सर उसके बाद चाहिए उसको एक्सेलरेशन वेक्टर, नो इश्यूज, ax इज इक्वल टू 0, यानी देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, देयर इज नो डायरेक्ट, मतलब मैं बोलना चाहता हूं देयर इज नो डायरेक्शन इन एक्सेलरेशन, बट मतलब सीधा बोलते हैं, ठीक है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये वो बता रहा है। बट क्या y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, और 6 गो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डिफरेंशिएट किया, मिल गया। सर उसका वेक्टर लिख के बता दो, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज, लगाओ 0 के साथ i प्लस 6 के साथ j, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर y डायरेक्शन। सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हमको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, टाइम नहीं दिया इन्होंने। अच्छा टाइम नहीं दिया मतलब जनरल पूछ रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, क्या आएगा, तो वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट i का और फिर कोएफिशिएंट j का यानी y, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 6t का स्क्वायर। तो इससे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दो भैया 4, 6t का स्क्वायर करो कितना आएगा 36t स्क्वायर। अब इसमें जो जो आपको t की वैल्यू देगा उसको सब्स्टिट्यूट करिए और जो मैग्नीट्यूड है वो निकाल सकते हैं। तो जहां मुझे लगेगा कि ये बात हम नहीं, मतलब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे तक लेके जाएंगे, आई डेफिनेटली टेक। मैंने इससे पहले भी मजाक मजाक में भी रफली वो मतलब वैल्यूज सोची तो बताया, तो चाहे रफली, और मैं कहता हूं आप भी मजाक मजाक में ही करिएगा ऐसा अप्रोक्सीमेशन के साथ, बिकॉज इफ देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर द कैलकुलेशन डिमांडिंग इन योर पेपर, तो आप उस पर ज्यादा तवज्जो टाइम दे देकर अगर टाइम पास करते रहेंगे तो टाइम विल पास विदाउट यू पासिंग द एग्जाम। तो इसीलिए टाइम, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांस को छोड़ दें, बोर्ड को छोड़ दें, तो पता चलिए वो तो कॉम्पिटिटिव कहां, बट फिर भी देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन। बट अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो एग्जाम टाइम बेस्ड एग्जाम है, जल्दी ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अ पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन एंड आई थिंक दिस ओके इज ओनली 2s। चलिए, a particle moves in the xy plane such that x of t is equal to t cube minus 3t, y of t is t square plus 2t. Find speed of the particle at t equal to 2 second. Magnitude of acceleration at t equal to 1 second. करूं क्या, या होमवर्क दे दूं? रुकिए मैं देख लूं इनमें से कौन सा होमवर्क देने के लिए मजा आएगा। इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है। हमको लगता है ये वाला होमवर्क देंगे हम, क्योंकि मुझे देखिए जो बातें मैं बता चुका वही रिपीटेटिव वे में बार बार करता रहूं, उससे बेटर है आई शुड गिव यू चांस। या ऐसा करें, आप इसको पॉज करिए, होमवर्क नहीं दे रहे हैं, आप इसको पॉज करिए, बिकॉज मेरा ऐसा फोकस है, मैं सोच रहा हूं कि डीपीपीज अपलोड करना स्टार्ट करें जल्दी से, ठीक है। तो जो क्लास वाले होमवर्क होते हैं वो इसलिए चाहता हूं ताकि लेक्चर देखा, ऑन द स्पॉट सॉल्व किया, खत्म। तो आप इसको पॉज कर लीजिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मतलब पॉज करके फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं। चलिए, तो x ऑफ टी इज टी क्यूब माइनस 3t, y ऑफ टी इज टी स्क्वायर प्लस 2। चलिए अपने को पहले तो x जो है, अरे ये कैसा लिख दी, x जो है वो है टी क्यूब माइनस 3t, y जो है टी स्क्वायर प्लस 2t। बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, vx, अब जो बीच की आलतू फालतू बातें वो नहीं बोलूंगा क्योंकि दो मतलब तीसरी बार है इसलिए। टी क्यूब 3t स्क्वायर, 3t 3, व्हाट इज vy 2t प्लस 2। सर ax निकाल दें, चलो बहुत बढ़िया। 3t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t यानी 6t, 3 का डिफरेंशियल 0, ax निकालते हैं, 2t का डिफरेंशियल 2, 2 का डिफरेंशियल 0, ये आ गया सब जो जो चाहिए। अच्छा अब चलो और सवाल पे आ जाओ। अब कह रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट इज स्पीड? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी,
अरे वो इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है भैया सर, हमें तो अब अभी देखा, ये अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आप एवरेज के लिए भी याद रख लोगे। अरे ऑब्वियस सी बात है, व्हेन कैन यू कंपेयर दी मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेलोसिटी एज स्पीड? अरे जब इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो ना हो क्या पता, वो जर्नी पे डिपेंड करेगा। पलट गया सिमरन, मतलब पलट गई, पोंगाली नहीं। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं पहले। तो व्हाट इज आवर वेलोसिटी वेक्टर? वो है 3t स्क्वायर माइनस 3i कैप प्लस 2t प्लस 2j कैप। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे? अरे रुक जा भाई, उसने बोला t इक्वल टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो पहले आप t इक्वल टू 2 सेकंड पुट करिए, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 और होल मल्टीप्लाइड बाय i कैप। कहीं मिस्टेक हो जाए तो देखिएगा, ये एलिवेशन, ये सारी चीजें देखने में हो सकता है। बोर्ड वाला अलग होता है भाई, बोर्ड वाले में ऐसा आदमी का ध्यान ऐसे होता है बोर्ड, तो आप अपनी गलती वहीं पकड़ लेते हो। ठीक है, वाह, इमेजिन। एंड वैसे भी हम मतलब ह्यूमन बींग्स और जानवरों में क्या डिफरेंस है? द इमेजिनेशन। हाँ, समटाइम्स दिस इमेजिनेशन इज अ बर्डन फॉर अस। ठीक है, कि हम वो भी इमेजिन कर लेते हैं जो हमें परेशान करने के लिए होता है। तो मेरा ऐसा कहना है कि इमेजिनेशन शुड बी ओनली यूटिलाइज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस। हाँ, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स, तो फियर हमारे अंदर इनकलकेट किया गया है ताकि हम उस फियर को साथ लेकर एक्सटिंक्ट ना हो जाएं, अपने आप को बचाते हुए। चलिए समझेंगे, बहुत डेप्थ वाली बात है, बट अभी फिजिक्स पे फोकस करते हैं। साइकोलॉजी के लिए अलग अलग सेशंस होंगे, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि वो भी शुरू करते हैं। थोड़ा अपन बैठेंगे और लाइव जाकर अपन बात करेंगे, एक आध जो मन की बात। ठीक है, नहीं हम वो नहीं लेंगे, ट्रेडमार्क है वो। ठीक है, चलिए, प्लस 2t, यानी t की जगह पे क्या लिखेंगे भैया? 2 प्लस 2j कैप। 2 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? 4 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, यानी 9i कैप प्लस, छुप रहा है बिल्कुल नहीं, 2 2 4 प्लस 2 6j कैप। और ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकंड। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जैसे मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, तो वो आएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 9 9 जा 81, यानी 81 प्लस 36, सॉल्व करेंगे, रूट 117, रूट 117 मीटर पर सेकेंड विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अब यहां पर ये जो अपना वेलोसिटी वेक्टर आया, इसमें अपन ने पहले फंक्शन निकाला, फिर उस वेक्टर में जाकर जिस इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड पूछा गया था उस मैग्नीट्यूड को निकाला। मतलब फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड द पर्टिकुलर जो आपका क्या बोलते हैं फंक्शन है वेलोसिटी वेक्टर का, टाइम डिपेंडेंट, पहले वो निकाला, देन वी ऑब्टेन्ड द रिजल्टेंट। बहुत बड़ी। चलिए सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन, सुपरलेटिव। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, और मैं बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि अगर मैं 6 मतलब जो आपका फंक्शन है एक्सेलरेशन का 60 को देखिए, अगर मैं t की जगह 1 पुट कर दूं तो 6 इंटू 1 कितना आएगा? 6, और 2 तो 2 ही है, इसको कैसे बदलिएगा टाइम पर? तो 6 और 2 का रिजल्टेंट निकाल दीजिए, वो भी हो चुका, होमवर्क खाली कहने के लिए था और ये हम कर चुके। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल। कैलकुलेशन है कहीं अगर हो तो प्लीज देखिएगा और कमेंट पर बताइएगा कि भावनाओं में बहकर उस प्रवाह में आपने एक मिस्टेक कर दी। एंड आई एम ओपन टू कंसिडरिंग एवरीथिंग पॉजिटिवली, बिकॉज हम कहे पहले ही, इंसान भले इमेजिन कुछ भी कर सकता है, हम सिर्फ पॉजिटिव करेंगे। और वो बार बार कहने से ही आपका माइंडसेट बन पाएगा। दैट इज हाउ यू ट्रेन कोड साइकोलॉजिकली योरसेल्फ। चलिए, कोड योरसेल्फ साइकोलॉजिकली, हाँ साइकोलॉजिकली पहले आ गया, सेंटेंस फॉर्म सही नहीं हुआ। ट्रेन योरसेल्फ साइकोलॉजिकली, कोड योरसेल्फ साइकोलॉजिकली। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन द xy प्लेन सच दैट x ऑफ t इज दिस, y ऑफ t इज दिस, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। मैं कह रहा हूं ये वाला तो मैं खुशी खुशी होमवर्क दे सकता हूं, अब मेरे को इस पे चर्चा करने की जरूरत नहीं। और लाल रंग से इसलिए ताकि कल जब आऊं, ठीक है, मैं तो मतलब एक ही दिन में बहुत बना रहा हूं, लेकिन आपके लिए जब मैं कल आऊं, ठीक है, तो लाल रंग मुझे बताए कि भैया हमारा लैम्बडा ऐसा है वेवलेंथ कि हमें देखिए और फिर सवाल करिए। चलिए, कुछ तो है इसके पीछे, बात करेंगे हम रे ऑप्टिक्स में आपके साथ। अब हम ये जो x ऑफ t y ऑफ t दिया है, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर, ये अपने को चाहिए, ये निकाल लेंगे आप, होमवर्क है, पहला हो गया, मैं खुशी खुशी टिक मार दूं, खुशी भले दिखे ना, बट आई एम हैप्पी। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 3 सेकंड। अच्छा,
तो हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। मतलब देखिए, अगर कोई डायरेक्शन ऑफ मोशन कह दे रहा है, इफ समबडी इज सेइंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन एंड देन वी आर डन। वही हमारा काम, हमारा बात वहीं का वहीं खत्म। समझ रहे हैं, हमारा बात वहीं खत्म। तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट में जाके एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन यू कंसिडर द मोशन इट इज वेलोसिटी ओनली। व्हेन यू कंसिडर एक्सेलरेशन इट शुड बी सेपरेटली सेड, एम्फेसिस देना पड़ेगा एक्सेलरेशन, लेकिन मोशन बोलने का मतलब ही वेलोसिटी है। तो मुझे अगर डायरेक्शन चाहिए तो सबसे पहले मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा। तो मैं Vx निकालता हूं डायरेक्ट, मैं मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। टी क्यूब के लिए आएगा 3t स्क्वायर, 6t स्क्वायर में t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t यानी -12t, 9t का 9, और अगर y निकालूं तो वो t स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 4t का 4, 5 का 0। और अब अगर सॉरी बोला और चलिए, तो Vx मिल गया और Vy मिल गया। अच्छा जी, अब Vy और Vx कब निकालना है? 3 सेकंड पर। सर हम पहले ही x में 3 सेकंड पुट करके क्यों डिफरेंशिएट नहीं करते? क्या पता हमारा काम आसान हो जाता। आसान नहीं हो जाता, काम खराब हो जाता। रायता या जो भी चीज आपको अच्छी ना लगे वो फैला दीजिए, वो फैल जाता। हमको तो अच्छा लगता है इसलिए हम रायता फैलाना इज अ गुड थिंग। फैल गया, ओहो नाइस, बट उसका मीनिंग अलग है। चलिए, तो Vx 3t स्क्वायर ये आया। सर हम पहले ही पहले पुट कर देते तो एक कांस्टेंट नंबर मिल जाता और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल 0 हो जाता। तो फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट किया, उस इंस्टेंटेनियस वेरिएशन को x और y में लिखा वेलोसिटी Vx Vy के फॉर्म में, देन वहां पर वैल्यूज पुट की। चलिए, तो पहले 3 गो सेकंड यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 प्लस 9, 3 3 जा 9 3 जा 27, 12 3 36 और 9 यार 27 और 9 तो 36 आएगा, और 36 36 अपने आप को ले बीतेगा, यानी Vx की वैल्यू आ गई 0। अच्छा जी, Vy की बात कर लें, आज यहां पुट करिए तो 2 इंटू 3 -4, 2 3 जा 6 -4 2, सर Vy की वैल्यू आ गई 2। यानी अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये है x, ये है y, तो अपना वेक्टर खाली y में और पॉजिटिव आया है कोएफिशिएंट, यानी इधर की तरफ जा रहा होगा। यही उसका डायरेक्शन है। तो एंगल किसी के रिस्पेक्ट में बोला है नहीं, तो हम पॉजिटिव y कहकर छोड़ देंगे, या j कैप कहकर छोड़ देंगे, या अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देता तो हम नॉर्थ कहकर छोड़ देंगे, डिपेंडिंग ऑन भैया वो नॉर्थ माना। ऐसा थोड़ी है कि हर बार नॉर्थ ऊपर ही, अब वो डिपेंड करेगा ना मोशन उधर हो रहा है कि नहीं, तो वो तो कन्वेंशन देता तब सोच सकते थे ऐसा। बट यहां पर आप नोटिस करिए एक्स कंपोनेंट यहां पर जो है आपका वो गायब हो चुका है, यानी देयर इज नो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यानी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू एट दैट। देखिए 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 देखिए, जे है एक्स, जे है वाई, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, देखना जा रहा है 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 पार्टी या मान लीजिए ये वो इंस्टेंस है जहां पर वेलोसिटी जस्ट y में चली गई, प्लस y में चली गई, और इस वाले इंस्टेंस पर मान लीजिए t = 3 सेकंड है। तो आपको कोई डायरेक्शन पूछेगा तो क्या कहिएगा? अरे सिंपल, चला प्लेन में, हाँ बिल्कुल। क्या हर जगह वेलोसिटी y 0 है या x 0 है? कहीं नहीं। अरे मतलब कहीं भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं हर जगह ऐसा हो रहा है क्या 0 है? नहीं। कि सिर्फ x में नहीं, सिर्फ y में नहीं, अरे x और y दोनों में देखो ना भाई, टाइम है, वो तो उस स्पेसिफिक टाइम पर हुआ ना खाली ऐसा। समझे बात को आपने? ओके सर, अगर मान लो इसमें आप मान लो 2 मिनट के लिए कि ये हमारा पार्टिकल है, ये x है, ये y है, ये डाउट है हमारा, ओके पूछिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर होता, वेलोसिटी वेक्टर, वो होता Vx i कैप प्लस Vy j कैप। अपने को कोएफिशिएंट नहीं पता, और कोएफिशिएंट से पता चल जाता है ना प्लेन में वेक्टर कहां खींचना है, बस उसके बाद तो मैग्नीट्यूड खेलना होता है भैया। ठीक है, तो ये जो Vx है, ये जो Vy है, मान लीजिए इसका मॉड्यूलस कर दें, पॉजिटिव वैल्यू ही लें, और मतलब खाली मैग्नीट्यूड, क्योंकि तो कोएफिशिएंट है ना यार, समझ रहे हैं नहीं भैया? तो कोएफिशिएंट है i और j के, मैग्नीट्यूड थोड़ी है कि ये पॉजिटिव ही होंगे, तो कोएफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड x में Vx जो, अच्छा इस मतलब ये अपना Vx लिख दिया, और Vy वो मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन। अच्छा सर, जो वेलोसिटी वेक्टर है जिस इंस्टेंस पर पूछा है वहां पर क्या करने का? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मान लो वेलोसिटी वेक्टर इधर की तरफ है, यही है आपका v वेक्टर, इसको गिराइए x पर, ये है उसकी x परछाई, और इसको गिराइए यहां पर, ये उसकी y परछाई। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अपने को पता है, और ये वाला एंगल है थीटा, तो सरकार tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? Vy का मैग्नीट्यूड अपॉन Vx का मैग्नीट्यूड। अरे आप अगर कोएफिशिएंट, अगर आप यहां पे कोएफिशिएंट के साथ डील करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन प्रॉब्लम वही होगी, फिर आपको वो क्वाड्रेंट वाला बात सोचना पड़ेगा, और मैं ये सब नहीं करवाना चाहता। आप इससे पहले आपने अगर नोटिस किया हो तो मैंने टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव, सॉरी कॉस थीटा आया था, जितना मुझे याद आ रहा है, ग्लिम्स जैसा आ रहा है आपके सामने, कि उस फोटो में मुझे ये दिख रहा है कि मैंने आपके साथ कॉस थीटा -1/2 आया था, और कैसे उसको मैंने जनरल, पहले मैंने आपको सही तरीका बताया कि जो ग्राफ के ऊपर कैसे वो हम क्या बोलते हैं 60 डिग्री मतलब 180 में से माइनस किया, फिर 180 में से ऐड किया, तो हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं जहां पर -1/2 था, यही था शायद। एंड इफ आई एम रॉन्ग प्लीज गो एंड सी दैट। कोई गलती मतलब कोई दिक्कत नहीं हमको अपनी गलती एक्सेप्ट करने में, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू मतलब प्रोवाइड यू विद दैट कंसेप्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी टेकन, कि मेरा फोकस यहां पर यह है कि मैं इन चीजों को आपसे इस तरह से डील करूं जैसे आप एग्जाम में करेंगे आखिर आते आते, ठीक है। तो यहां समझ आया जनरल एंगल। अच्छा, एक्स के रिस्पेक्ट में एंगल पूछा तो ऐसे लिख टेन थीटा, अगर वाई के रिस्पेक्ट में पूछा तो वहां से एंगल बना, और उस केस में आपका परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा वीएक्स, और आपका बेस जो है वो ये वाला हो जाएगा, खत्म बात, पलट देना इसको। बट आप, अच्छा सर अगर वीएक्स नेगेटिव होता वी वाई पॉजिटिव, अरे क्या दिक्कत है भैया, वीएक्स नेगेटिव होता है वी वाई पॉजिटिव होता है तो खींच दो वेक्टर, देख वीएक्स नेगेटिव वी वाई पॉजिटिव, बस। अरे एंगल तो वही बताओगे ना, उस नंबर से ही बताओगे, उस ट्रायंगल के साइड से ही बताओगे ना, समझे इस बात को कि नहीं? हाँ या ना? तो हमारे पास अगर वेक्टर होता, और अगर 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 ये तो सिंपल था, और आगे आएगा, चिंता मत कर, प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत आएगा, ठीक है, जो आपको रिलेटिव वेलोसिटी 2D कहीं पे भी ये चीज बहुत आएंगी, इसलिए डोंट वरी, ये जैसे एक ग्लिम्स था छोटा सा हिस्सा। तो यहां पर उसने ये पूछा होता कि भैया t = 3 नहीं किसी और टाइम पर बताओ, तो उसके इसमें मैं एक्स वाई निकालता, फिर वी वाई अपॉन वी एक्स करके पॉजिटिव वैल्यू कोएफिशिएंट करके प्लेन तो मैं सोच लेता पहले से ही, और मैं एंगल बता देता। अगर नोन फॉर्म में आता बहुत बढ़िया, नहीं आता तो इनवर्स फॉर्म में लिख के छोड़ देता, और आई एम हैप्पी। समझे भैया क्या नहीं? अच्छा, अब एडिशन एंड सब ये वाला आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं। क्या? सुनिएगा एकदम ध्यान से। हमने यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है, मान लीजिए अपने पास एक मिनट, हाँ 2D वेक्टर लिया है क्या मैंने? 2D नहीं 3D लिया है। तो चलिए अब क्या मतलब क्या होगा, 3D में बात करने जाएंगे ना तो फिगर बनाने में खाली वो थोड़ा आपको मतलब समझने में आपको दिक्कत होगा। अरे ये क्या हो गया, रुकिए, गायब हो गया पूरा। चलिए देखिए, कोई नहीं 3D लेते हैं, छोड़ना क्या जा रहा है। ये देख, रुकिएगा, ये y, ये x और ये z, x y z, एंड देयर इज अ वेक्टर, ये कहीं वेक्टर है, ये उसका हेड है, और ये उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी टेल। वैसे भी अपने को क्या मतलब, फ्री वेक्टर है, लाओ एक ही जगह उठा के ले, कोई नहीं। तो ये जो वेक्टर है अपने पास, इसको मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, या ऐसा मान लो x1 y1 z1, और एक दूसरा वेक्टर है अपने पास यहां ऐसा, ये भी 3D में है, ये सब 3D में है। ये वेक्टर मतलब इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे आप ना, देखिए मतलब मैं वो सब नहीं बताना चाहता, लेकिन वही है कि मेरा मन नहीं मानेगा फिर एक बार बना दिया तो मैं, ये देखिए यहाँ पे ये वेक्टर गिरेगा, यहाँ पे ये वेक्टर गिरेगा, तो है 3D प्लेन में है वो, ऐसा है x y z, ये यहाँ x y z, ये यहाँ 3D ऐसा बीच में, ये देख रहे हैं? ओके, तो ये दो वेक्टर हैं। अच्छा, दूसरे जो आपका वेक्टर है उसका जो हेड है वो लिख देते हैं x2 y2 z2। तो पहला वाला वेक्टर ए वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरा वाला वेक्टर जो बी होगा वो होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, क्योंकि अपने को पता है हेड माइनस टेल करके i j k लगा देने का कोएफिशिएंट के साथ, और क्योंकि इनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर ही है तो 0,0,0, ये बात हो रखी है यार। ये मैं एंड पॉइंट पे इसलिए उठा रहा हूं ताकि जल्दी से बात कर सकता हूं, लेकिन वही है कि अगर मैं उठाऊंगा कोई चीज तो मेरा मन नहीं मानेगा उसको हर पॉइंट समझाने की, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूं अपने मन को दबाने की, क्योंकि मैं इससे पहले हर लेक्चर में कम से कम 2 लेक्चर में ये बातें कर चुका हूं, तो जाके देखिएगा। अच्छा, अब अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो मुझे अगर कोई बोलेगा कि ए प्लस बी करो तो बताओ क्या आंसर आएगा, डायरेक्ट बोलो, मुझे नहीं करना उसको फालतू में लिख के, ठीक है। क्या आएगा आंसर है बोलो? तो आएगा सर x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप। सर अगर a माइनस बी होता तो
x1 माइनस मतलब जो a और b के साथ होगा वही i j के कोएफिशिएंट के साथ इंडिविजुअली कर दो, खत्म बात। सर b माइनस ए होता तो पलट दे, सर b प्लस ए होता तो पलट मत, क्योंकि सेम रहेगा। आयो कि नहीं आयो, समझे? तो इसमें क्या करना है, जिस सीक्वेंस में पूछा है वही सीक्वेंस में इसको सॉल्व कर देने का, और ध्यान देना ये चीजें मैंने आपसे पूछी, इसमें जो 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 इस पॉइंट पर जो सेम आएगा उसके साथ छेड़ाछेड़ी मत करिएगा। जैसे a प्लस बी और b प्लस ए सेम है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर नोटिस करिएगा कोएफिशिएंट दे रखे हैं, कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, तो डील करते टाइम ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने आपको बोला x1 माइनस x2 करना है तो x1 की जगह पे x1 लिखिए, x2 की जगह पे x2 लिखिए, बीच में माइनस करना है वो तो a माइनस बी बता रहा है ना भैया, समझे कि नहीं? तो क्या हम इतना समझ सकते हैं कि i को i से, j को j से और k को k से डील करना है, और जो a प्लस बी के साथ होने वाला है वही उनके कोएफिशिएंट के साथ भी करिए, कोएफिशिएंट के साथ भी करिए। क्या कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। द कोएफिशिएंट्स कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव विदाउट एनी प्रॉब्लम, समझे कि नहीं भैया? सो दिस वाज टुडेज डिस्कशन, और ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? थोड़ा छोटा होमवर्क है इसलिए बोल्ड में नहीं, ऐसा लिख रहे हैं छोटू सा। और एक सिंपल सी बात आखिर में, जो जिस बात पे मैंने इस चर्चा को शुरू किया था, रियल एंड फेक कॉन्फिडेंस के बीच का डिफरेंस। आप किसी और को दिखाने के लिए अगर काम करेंगे, किसी और के नजरों में उठने के लिए काम करेंगे, किसी भीड़ को समझाने के लिए, किसी ऐसे इंसान को जो आपके अलावा हो, अगर आप वो करेंगे तो एक बात तय है कि आप झूठी जिंदगी जी रहे हैं। And in such cases, whenever the things will go south, not literally, या आपके कंट्रोल से जो आप चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन से अगर उससे अलग गई तो आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने मानसिकता, अपने अंदरूनी खुशी के लिए उसे नहीं कर रहे हैं, अपने अंदरूनी जो आपका इनर कॉन्शियस है उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहे हैं। And that fake confidence will vanish, will not be there whenever it is needed. हो सकता है जब चीजें शांत हों, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो, तो वो फेक कॉन्फिडेंस भी रास्ते पे आपको रखे एंड मजा दे जिंदगी का। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, एंड दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, और अपन लोग अगर ये सब उतार चढ़ाव ना महसूस करें तो काहे की जिंदगी। इसीलिए इस केओस को एम्ब्रेस करिए, इसके अगेंस्ट मत जाइए, एंड ट्राई टू इनकलकेट रियल कॉन्फिडेंस विच इज मच बेटर देन हैविंग अ हायर लेवल ऑफ फेक कॉन्फिडेंस। सो विद दिस विल एंड आवर डिस्कशन। एंड वन थिंग, जो भी आपने शुरू किया, जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट को बिना एंड तक ले जाए आप नहीं छोड़ेंगे। सो वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड, टेक इट टू द एंड।